नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल मानपुर ब्लॉक कछौना डिस्ट्रिक्ट हरदोई। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ मिशन प्रेरणा द्वारा निर्मित शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का संपूर्ण विश्लेषण पार्ट 1। इस वीडियो में आपको विभिन्न जिलों में पूछे गए शिक्षण संग्रह पे जितने भी प्रश्न हैं उनका समावेश किया गया है और पूरे टॉपिक को कवर करते हुए उनके उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जल्दी शुरू करते हैं। लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये एक डाटा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का मुझे प्राप्त हुआ है। वीडियो को चर्चा करने से पहले इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट आपका है मेरठ। मेरठ में टोटल स्कूल है 1579। यहाँ पे टोटल डाटा आपको जो रिसीव हुआ वो 31 और यहाँ पे अवेयरनेस अबाउट ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में केवल यस में 13 है और नो में 18 है। और परसेंटेज ऑफ हेड मास्टर्स हु आर नॉट अवेयर ऑफ द ध्यानाकर्षण मॉड्यूल 58%, काफ़ी बड़ा परसेंट है। 58% जो अटेम्प्ट किए हैं उसमें भी 18 लोगों ने जो कहा है कि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद इस तरीके से संबल है, झांसी है, तो इनका डाटा आप देख सकते हैं। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में 2116 स्कूल हैं जिसमें 52 लोगों ने डाटा रिसीव कराया है, जिसमें 28 लोगों को तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के बारे में अवेयरनेस है और 24 लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हेड मास्टर का अगर इसमें परसेंटेज देखा जाए तो 46% है, काफ़ी जो है अच्छा डाटा नहीं है। महोबा और गौतम बुद्ध नगर का डाटा कुछ हद तक ठीक है। महोबा में 1058 स्कूल हैं जिसमें 38 रिस्पांस आए हैं टोटल, जिसमें से 25 लोगों ने यस कहा है और 13 लोगों ने नो कहा है। तो ये करीब 34% इसका बनना है जो अवेयरनेस लोगों को नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका इसी तरीके से डाटा हर मॉड्यूल पे रिलीज़ किया जाएगा। ये तो ज़रूरी है, इस तरह के सारे मॉड्यूल्स को आपको एक बार स्टडी करना है। और ये जो प्रोग्राम है विजय किरण आनंद महोदय जी का है और ये आपका जितने भी मॉड्यूल आ रहे हैं ये करीब 2022 तक, यानी कि पूरे 2 साल तक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। तो इस तरीके से सभी मॉड्यूल को आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। और यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न देने जा रहा हूँ, एक ज़िले में पूछे गए हैं, तो इनको देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछे गए, फिर इसके बाद हम लोग बताते हैं इनके उत्तर किस तरीके से मॉड्यूल में आएंगे। हमारे पास आए हैं गोंडा से शिक्षक संग्रह पर आधारित ARP तथा शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और निर्देशकों के लिए जनपद गोंडा। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक के दैनिक शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु मॉड्यूल है। तो इसमें आंसर इसका आप लोग दे सकते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिलता है मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनको बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे डायरेक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो आला अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि आप लोग मॉड्यूल को पढ़ें, तो मैं केवल इतनी मदद कर रहा हूँ कि आपको इस मॉड्यूल को संक्षिप्त कर दे रहा हूँ। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इस वीडियो को सुन के पूरे मॉड्यूल को समझ सकते हैं, लेकिन उत्तर आपको खुद से ही ढूंढना है। हाँ, मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ, आप मुझे फ़ोन करके उस पर सलाह कर सकते हैं। तो अगला है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने तरीके हैं। प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रसार। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल होना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन तो आप नॉर्मल दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल हैं। अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों के अधिगम के संकलन में सहायक है। शिक्षण योजना में प्रमुख बिंदु होते हैं। शिक्षक डायरी में मुख्य कितने भाग होते हैं। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल होते हैं। सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की। ये बीएड का क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इस मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसके बाद आपका डिटेल है और यहाँ पे सबमिट का बटन है। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पे आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस तरह विभिन्न जिलों से आए प्रश्नों का समावेश भी आपको इस वीडियो में मिलेगा और पूरा वीडियो देखें,
सभी के उत्तर मॉड्यूल के विश्लेषण में रहेंगे। टॉपिक वाइज जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सब आपको इसमें मिलेंगे। शिक्षण संग्रह की ये विषय सूची है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से आपसे करीब करीब 5-6 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसके कुल जो भाग हैं वो 6 भाग हैं। पहले भाग में अवधारणा और आवश्यकता है, दूसरे भाग में शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तु है, तीसरे भाग में व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना है और चौथे भाग में सीखने के लिए आकलन है, पांचवें भाग में विद्यालय नेतृत्व है और छठे भाग में परिशिष्ट है। तो इस पर एक बार सरसरी नज़र डाल लीजिए। इसके बाद देखिए इस तरह से कैसे प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। विषय सूची से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देखिए। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? आपको पता हो गया, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल 6 भाग हैं। दूसरा प्रश्न है, लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीके किस मॉड्यूल में हैं? तो ये शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है। जीवन कौशल का विकास किस मॉड्यूल से है? तो शिक्षण संग्रह जो भाग 3 में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग ये पूछे गए हैं सभी जिलों में, या जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे लिया है। आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिए या आप ये वीडियो बार बार सुन सकते हैं। प्रश्न 5, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 संक्षिप्त परिचय किस मॉड्यूल में है? तो इसका उत्तर है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल भाग 6 में है। छठा प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के किस भाग में है? तो इसका उत्तर है भाग 6। शुरू करते हैं भाग 1, शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता। 7वां प्रश्न है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का निर्माण क्यों किया गया? तो इसका उत्तर है शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यवहारिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस मॉड्यूल में आवश्यक जानकारी, उपयोगी सूचनाओं एवं विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। प्रश्न 8 है, शिक्षण संग्रह की आवश्यकता क्या है? तो इसका उत्तर है शिक्षण संग्रह में ऐसी सूचनाओं का संग्रह है जो आकर्षण स्कूल, परिसर, शिक्षण कौशल, शिक्षण योजना, लर्निंग आउटकम, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों से संबंधित है तथा जिनका उपयोग शिक्षक दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं। प्रश्न 9, शिक्षण संग्रह का उपयोग क्या है? यहाँ पे कुछ शिक्षण संग्रह के उपयोग दिए हुए हैं। शिक्षण संग्रह में उदाहरण स्वरूप दी गई शिक्षण योजनाओं का उपयोग आपको करना है। शिक्षण संग्रह में सम्मिलित भाषा, गणित, विज्ञान आदि विषयों से संबंधित शैक्षिक क्रियाकलाप, रोचक शैक्षिक खेल एवं गतिविधियाँ दी गई हैं। इनका प्रयोग कक्षा शिक्षण में आप उपयोग कर सकते हैं। और संग्रह में कक्षावार, विषयवार, लर्निंग आउटकम और आकलन की विधियों का भी संदर्भ दिया गया है जिसको भी आप सुगमता से प्रयोग कर सकते हैं। विद्यालय भवन एवं परिसर को आकर्षक व सीखने में सहायक के रूप में किस प्रकार उपयोग करना है, ये भी आपका इसमें दिया हुआ है। संग्रह में स्कूल में की जा रही प्रातःकालीन और संध्याकालीन सभाओं एवं उनके सह मौखिक गतिविधियाँ एवं खेल कूद गतिविधियों का विवरण भी इसमें दिया गया है जिससे भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इस शिक्षण संग्रह में अनेक शैक्षिक नवाचारों का उल्लेख किया गया है जिसका उपयोग आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कर सकते हैं। अगला है, शिक्षण संग्रह में प्रधानाध्यापकों के लिए विद्यालय नेतृत्व संबंधी जानकारियाँ दी गई हैं जिसका उपयोग करके विद्यालय विकास की योजना बना सकते हैं और बेहतर अपने विद्यालय को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का अनुश्रवण कैसे होगा, यानी इसकी मॉनिटरिंग कैसी होगी? तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य रूप से कक्षावार, विषयवार निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि का आकलन करने हेतु कक्षा की दीवारों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। समय समय पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अवलोकन एवं अनुश्रवण किया जाएगा। दूसरा है, ब्लॉक स्तर पे जो ARP बनाए गए हैं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रेरणा ऐप के माध्यम से
पूर्वकालिक अनुश्रवण किया जाएगा। जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा शैक्षिक गतिविधियों का नियमित अनुसरण किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर विद्यार्थियों की शैक्षिक संप्राप्ति की प्रगति का अवलोकन करने के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम के उपलब्धि स्तर ज्ञात करने हैं तो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसके आधार पर शैक्षिक उपलब्धियों का अनुश्रवण किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के समूह बनाकर मोबाइल फोन पर शैक्षिक नवाचार शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाएगा। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक माह के प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक करेंगे और बच्चों की शैक्षिक प्रगति में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक, अभिभावक, स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों की मासिक बैठक करेंगे और उनके स्कूल आने पर लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराएंगे। तो इस पूरे मॉड्यूल की बहुत ही समझ लीजिए टाइट अनुश्रवण की पूरी व्यवस्था आपकी की गई है। तो आपको ये पूरे 2 साल आपको इसको लागू करना है और एक एक बच्चे के लर्निंग आउटकम की हर एक योजना को आपको गार्जियन से लेके अपने आला अधिकारियों तक की देना है। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, क्योंकि आपका विभाग बिल्कुल बदलने वाला है और आप उसमें सबसे बेहतर करने वाले हैं। भाग 2 शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तु। तो इसमें आप पढ़ेंगे प्रभावी शिक्षण कैसे करें, शिक्षण योजना क्या क्यों कैसे, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु, शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना का आधार, लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम। तो इतनी चीज़ें आपको भाग 2 में चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पे प्रभावी शिक्षक नामक पुस्तक के लेखक हैं N.K. जंगीरा, और ये एक प्रभावी शिक्षण की तकनीकी के माध्यम से आपको कुछ यहाँ पे जिन तरीकों से आप अपने लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकते हैं, इन्हीं तरीकों को A से Z तक अंग्रेजी के वर्णमाला में क्रम से लगाया गया है, जिसको हम लोग प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी कहते हैं। और इसी पूरी सीढ़ी को A to Z हम लोग देखेंगे, पूरा यहाँ से विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो इससे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पे हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे प्रश्न 11 है, प्रभावी शिक्षक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर N.K. जंगीरा। प्रश्न 12 में है, प्रभावी शिक्षण में किस भाषा के कितने वर्णों को लिया गया है? तो इसका उत्तर है अंग्रेजी भाषा के 26 वर्णों को लिया गया है। प्रश्न 14 है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है? तो इसका उत्तर है प्रभावी शिक्षण के तरीकों को अंग्रेजी के 26 वर्णों के क्रमानुसार जोड़कर जो सीढ़ी बनाई गई है उसी को प्रभावी शिक्षण सीढ़ी कहते हैं। तो ये है आपकी प्रभावी शिक्षण सीढ़ी। इसमें देखिए ABCD करके पूरा लास्ट Z तक पूरे अल्फ़ाबेट आपके अंग्रेजी वर्णमाला के दिए हुए हैं, और हर एक यहाँ पे A का B का सबका एक मीनिंग है, एक तरीका है जिसको एक नाम दिया गया है। इन पूरे तरीकों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और इसमें से कई प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रश्न 15, अधिगम पत्रिका किसमें है? तो आप कह सकते हैं ये प्रभावी शिक्षण सीढ़ी में है। आपको यहाँ पे मॉड्यूल अगर दिया है तो मॉड्यूल का नाम बताएंगे, वरना ये प्रभावी शिक्षण सीढ़ी भी दे सकते हैं, हो सकता है शैक्षिक संग्रह ना दिया हो। अगला प्रश्न है, जोश एवं उमंग किस मॉड्यूल से लिया गया है? तो आप इसका उत्तर है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से लिया गया है। तो इस तरीके से इसमें 26 प्रश्न आप बना सकते हैं। तो इन प्रश्नों को एक बार आप अच्छे से तैयार कर लीजिए सारी विधियों को। इसके बाद हम लोग विस्तार से इन विधियों को देखते हैं। पहली विधि है ए से है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, यानी सक्रिय सहभागिता। इसका तरीका इसमें क्या होगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय सहभागिता हेतु आवश्यक माहौल तैयार करने पर यह मार्गदर्शक सूत्र अत्यंत आवश्यक है। क्या लाभ होंगे? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे भाग लेंगे, कक्षा में सभी को सीखने का अवसर प्राप्त होंगे, बच्चों के छोटे छोटे समूह बना के विचार अनुभवों को प्राप्त करेंगे, बच्चों को प्रतिदिन अधिगम डायरी लिखने को प्रोत्साहित करेंगे। इसी के साथ बच्चों में विषयवार लर्निंग आउटकम की समझ विकसित करने के लिए स्रोत एवं
अधिगम सामग्री भी उपलब्ध कराइए। तो इस तरीके से हम लोग इसमें सहयोग करेंगे बच्चों का। अगला जो तरीका है वो है बिजी क्लासरूम, व्यस्त कक्षा। प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीखने के लक्ष्य की रूपरेखा अच्छी तरह तैयार करेंगे। कक्षा में विभिन्न बच्चों की भूमिका को स्पष्ट करेंगे। कक्षा में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों और प्रोत्साहन कामकाजी वातावरण बनाएंगे। लर्निंग आउटकम के क्रियाकलाप के साथ साथ उनकी वर्कबुक आदि का पहले से ही व्यवस्था करेंगे। सी फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागी या सहयोगी अभिक्रिया। सहयोगी अधिगम में बच्चे को मिला के बिठा के एक साथ ग्रुप में कार्य करवाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट कार्य, विषयवार छोटे समूह। इसमें छोटे छोटे समूह बना लेते हैं, लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य देते हैं और उसमें समूह के प्रत्येक सदस्य की जवाबदेही तय कर देते हैं। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव लर्निंग से है डिमॉन्स्ट्रेशन, कार्य प्रदर्शन। अपने व्यवहारिक कार्य की संकल्पना पर आधारित मॉडलिंग या प्रतिरूपण भी इसको कहते हैं, खास करके विज्ञान और पर्यावरण के अध्ययन में इसका उपयोग करते हैं। इसे है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। शिक्षक को अपने बच्चों से अपेक्षाएं रखनी चाहिए उनके सफलता के बारे में। कक्षा शिक्षण के प्रति आत्मविश्वास बनाएं, बच्चों में बातचीत गतिविधियां रखें, बच्चों को व्यक्तिगत समूह रूप से प्रोत्साहित करें। फीडबैक, बच्चा कोई भी गतिविधि करता है तो उस पर उसकी फीडबैक तुरंत ही देना चाहिए, नकारात्मक फीडबैक नहीं देना चाहिए। मुस्कुराहट के साथ, थपथपाहट के साथ, प्रोत्साहन से अनौपचारिक फीडबैक भी दे सकते हैं, यानी एक तरीके से आप उसकी प्रशंसा करें। जी, गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण विषय की रूपरेखा होती है जो प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण है। निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्य और कार्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। बच्चों में विशिष्ट ज़रूरतों पर विचार अवश्य दीजिए। बच्चों की विषयवार ज़रूरतों को पूरा ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों को संबद्ध करना चाहिए। एच फॉर है ह्यूमर, हास परिहास, यानी कि आपको वातावरण आनंदमयी बनाना है जिस पढ़ने के लायक हो। कक्षा शिक्षण के समय बीच बीच में रुचिकर माहौल बनाने के लिए हास्य परिहास आवश्यक है। चुटकुले, मुहावरे, हास्य कविता जैसे क्रियाकलापों को भी आप यथा समय प्रयोग कर सकते हैं। इंडिविजुअल नीड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं। हर बच्चे की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। उनकी पहचान के अनुरूप शिक्षण कार्य करना चाहिए। व्यक्तिगत ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। लर्निंग आउटकम के सीखने में आने वाली कठिनाइयों का आकलन करना चाहिए। अभिभावकों से व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानिए, निर्देश दीजिए। बच्चों को आपसी बातचीत और एक दूसरे के सहयोग में लेने को भी प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। तो हर बच्चे को आपको व्यक्तिगत जानना भी जरूरी है। जर्नल ऑफ लर्निंग, अधिगम पत्रिका। तो ये प्रारूप एक दिया है जो बच्चों से हमें भरवाना चाहिए, एक बार ये बना के दे देना चाहिए, जिसमें दिनांक, विषय, पाठ संख्या का नाम, लर्निंग आउटकम की प्रगति, समझ में आया या सहयोग की आवश्यकता है। तो इस तरीके से बच्चा इसको खुद भरेगा। नोविंग द लर्नर, अधिगमकर्ता को जानना, यानी अपने बच्चे के पूर्व ज्ञान, वर्तमान लर्निंग आउटकम, उसकी स्थिति, आकृति और रुचियों को जानना चाहिए। उसके हिसाब से अपनी कार्य योजना बनाना चाहिए और उनका मूल्यांकन और मार्गदर्शन उसी रूप में करना चाहिए। एल फॉर है लिंकिंग लर्निंग, अधिगम संबंध स्थापना। सीखने की प्रक्रिया सिखाने की विषय वस्तु के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। यह सरल रेखीय नहीं, इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। इसमें आपको शिक्षण योजना बनाते समय सीखने के क्रमों को ध्यान में रखना चाहिए और कक्षा शिक्षण करते समय अधिगम गतिविधियों पर लर्निंग आउटकम के उद्देश्यों और उसके सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्रमानुसार तकनीकी और तरीकों के आपसी तालमेल, समायोजन और सदृष्टिकरण एवं शिक्षण का मूल्यांकन, फीडबैक, सोच विचार सभी को ध्यान में रखना चाहिए। एम से है मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, संसाधनों की व्यवस्था करना। प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को सीखने के संसाधनों के रूप में प्रयोग किया जाए जो शिक्षण कार्य प्रभावी और सफल होगा। प्रभावी शिक्षण के लिए समय प्रबंधन एवं बच्चों को शिक्षण संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का आवश्यक उपयोग किया जा सकता है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, समय को कक्षा संचालन के रूप में प्रयोग करिए और बच्चों को शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में उपयोग करिए। कक्षा में बच्चों की बैठक व्यवस्था को लर्निंग आउटकम के आधार पर तय कीजिए। जैसे तत्वों के नाम, उनके प्रतीक अगर सिखाना है तो बच्चे को उसके अनुक्रमांक के अनुसार 1 यानी कि हाइड्रोजन, 2 यानी कि हीलियम, 3 यानी कि लिथियम, 4 यानी कि बेरिलियम, 5 यानी कि बोरान। इस तरीके से आपको पूरे क्रम से 30 अनुक्रमांक तक की संख्या और
संकेतों को बच्चों को सिखाना चाहिए। कक्षा में बच्चों को समूह में विभाजित करके उनकी सहायता के लिए सभी समूहों तक आपको जाना चाहिए। अगला है निगोशिएशन, परस्पर बातचीत। बातचीत एक तरीका जिसके माध्यम से शिक्षक और बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके बीच में लर्निंग आउटकम से संबंधित ही बातचीत हो, चित्रों के माध्यम से, कहानी, कविता के माध्यम से। बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। बच्चों में संदर्भ आधारित बातचीत होनी चाहिए। आउटडोर लर्निंग, कक्षा के बाहर की गतिविधि। बच्चों को हमेशा क्लास के अंदर ही नहीं बिठाना चाहिए, कभी कभी उनको बाहर भी क्लास देनी चाहिए, जिससे कक्षा के बाहर की गतिविधियों के लिए समय का चयन करना, बच्चों को इस शैक्षिक सत्र के उद्देश्य के बारे में बताना, बच्चों के अभिभावकों को सूचना देना, बच्चों की सहभागिता को प्रोत्साहन देना। पी से प्रेजिंग एंड इनकरेजिंग, प्रशंसा और प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। बच्चों को छोटे छोटे कामों पे भी शाबाशी, थपथपाहट, मुस्कुराहट आदि सब देते रहना चाहिए। बच्चों के वास्तविक प्रत्ययन और उनके उपलब्धियों को पहचानने के लिए तत्पर रहें। बच्चों को प्रोत्साहन उपलब्धि की गुणवत्ता को ध्यान में रख कर देना चाहिए। बच्चों को कार्य प्रदर्शन के तुरंत बाद प्रशंसा और प्रोत्साहन देना चाहिए। लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति में कमजोर बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रशंसा तत्काल देनी चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। हर बार आप बच्चों की थोड़ी थोड़ी तारीफ जरूर करें। क्यू से क्विज, प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी पहली प्रश्नों का समूह, बच्चों का अधिगम की प्रगति का आकलन, और इसमें प्रश्नोत्तरी का उपयोग निश्चित है, उसका प्रारूप भी तय कर लिया गया है। यह खेल के रूप में होना और प्रतियोगिता के रूप में होना है। प्रश्नोत्तरी का माध्यम मौखिक और लिखित होना चाहिए। बच्चों को स्वयं त्रुटि सुधारने का मौका, प्रश्नावली के अंक अंकित करने का प्रोत्साहित कीजिए। योजना के मुताबिक ही सारे कार्य होने चाहिए। आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑन लर्निंग, स्वयं की अवधारणा या व्यक्तित्व नियंत्रण के लिए बच्चों की अपनी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी स्वयं उठाते रहना चाहिए, और इसकी आवश्यकता वाले बच्चे CWSN के लिए स्व अधिगम हेतु शिक्षकों के स्व दायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसमें बच्चों को यह समझने के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि उनकी सफलता मुख्यतः उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। बच्चों के अधिगम की जिम्मेदारी विकास करने के लिए सक्रिय अधिगम प्रणाली का अनुसरण कीजिए। बच्चों में उनके सहसम्मान व साधारण को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र अधिगम के माध्यम से सफलता के अनुभव प्राप्त करिए। बच्चों के अधिगम की उन प्रणालियों को पहचानने में सहायता कीजिए जिन्हें सफलता की ओर ले जा सकती हैं। कक्षा में बच्चों के अंदर सीखने के लिए स्व दायित्व का बोध करने का विकास करिए। सक्सेस एक्सपीरियंस, सफलता ही सफलता को जन्म देती है। सफलता सीखने वाले के पूर्व ज्ञान, काम करने के लिए उपलब्ध समय और बच्चों की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता पर आधारित होती है। इसके लिए हम शिक्षकों को शिक्षण में सफलता के अनुभवों की योजना बनाना चाहिए। सीखने के कार्यों का विभाजन छोटे छोटे कार्यों में कीजिए। ये कार्य आसान एवं चुनौतीपूर्ण होने चाहिए, और सफलता का अनुभव करें। बच्चों की सफलता प्राप्ति पर उनके साथ खुशियां मनाएं। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित कीजिए जिससे वह सफल हो सके। टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेशन, दल शिक्षण एवं सहयोगी प्रयास बहुत जरूरी होता है। इसमें शिक्षक, अभिभावक, समुदाय के अन्य सदस्यों का सहयोग जरूरी है। विद्यालय स्तर पर वार्षिक कार्यक्रम एवं शैक्षिक भ्रमण में सहयोगी प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें क्या करेंगे शिक्षकगण, कक्षा शिक्षण में अपने विद्यालय के सहयोगी शिक्षकों से भी कक्षा शिक्षण हेतु सहयोग ले सकते हैं। स्थानीय व्यक्तियों, अभिभावकों एवं सहयोगियों की योजना बनाने के स्तर से लेकर सभी स्तरों में शामिल कीजिए। शिक्षण, शैक्षिक प्रोग्रामों और नवाचारों में एक दूसरे को सहयोग तथा समर्थन प्रदान कीजिए। यू से अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना। कभी कभी कक्षा शिक्षण के दौरान अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में शिक्षक का उन तरीकों को जानना, समझना एवं उनका कक्षा में उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सके और कक्षा शिक्षण प्रभावित न हो। इसमें शिक्षक को कक्षा में अनपेक्षित परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए समाधान कीजिए। ऐसे परिस्थितियों में बिना किसी पूर्वाग्रह और गुस्से का अनुभव किए अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, चाहे वह आपके विद्यालय में कुछ व्यक्तियों या समूह द्वारा ही क्यों ना उत्पन्न की गई हो। विषय वैरायटी, विविधता, प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए अधिगम अनुभवों की विविधता एक अनिवार्य शर्त है। बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने, किसी भी विषय वस्तु को सीखने समझने के लिए अधिगम में अधिक से अधिक विविधतापूर्ण अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए और शिक्षण प्रभावी हो सकेगा। इसमें शिक्षक क्या करेंगे, जब कक्षा में बच्चे थक जाते हैं तो आपकी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे होते, तो इस स्थिति में व्यवहार, मुद्रा, गतिविधियों में परिवर्तित करते हुए नवाचार, दृश्य, श्रव्य सामग्री आदि का
यथावश्यक उपयोग करना चाहिए। और शिक्षण में गतिविधियों को निम्नलिखित प्रकार से करना चाहिए, जैसे उद्देश्यों को निम्न स्तरों में शामिल करें। अधिगम अनुभवों की विविधता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान, जोड़े में छोटे समूहों में और बड़े समूह में कार्य का अवसर दें। कक्षा के अंदर एवं बाहर के संदर्भों में विविधता रखें। बच्चों को सीखने में आ रही समस्या के समाधान का अवसर अवश्य दें। वर्किंग एटमॉस्फेयर, अनुकूल कार्य परिस्थितियाँ। अनुकूल कामकाजी वातावरण प्रभावी शिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके दो प्रमुख अंग है, एक कक्षा का वातावरण जो बच्चों को सीखने में व्यस्त रखता है और उन्हें कठोर परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा, बच्चों के विचारों और साधनों की भागीदारी को प्रोत्साहन, जो कामकाजी व रचनात्मक परिस्थितियों का निर्माण करती है। इसमें शिक्षक को कक्षा में विश्वास आधारित वातावरण बनाना चाहिए। कक्षा में कामकाजी व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। रचनात्मक गतिविधियों को बिना किसी व्यवधान के जारी रहने दीजिए। कक्षा में आवश्यक सामग्री की तत्काल उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए कक्षा को आकर्षक बनाना चाहिए। अगला बिंदु है एक्सरे फॉर इवोल्यूशन, मूल्यांकन हेतु परीक्षण। एक शिक्षक को एक्सरे टेक्नीशियन की तरह बच्चों की अधिगम प्रक्रिया और उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करना जरूरी है। सतत एवं व्यापक हो तो बच्चों का तत्काल पता चल जाता है और कक्षा का प्रत्येक बच्चा सीखने के किस स्तर पर इसे आपके मूल्यांकन हेतु परिजनों की आवश्यकता लेनी होगी। इसमें क्या करेंगे, अपनी कक्षा में आकलन की रूपरेखा बनाइए, जिसका प्रारूप बच्चों की प्रगति के आकलन है। तो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक मूल्यांकन होगा। शिक्षण प्रक्रिया के आकलन में तकनीकी का उपयोग करें, जैसे अवलोकन, बच्चों के बातचीत करना, स्व मूल्यांकन, पहेली, लिखित परीक्षा ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो उनका उपयोग करना चाहिए। आकलन व मूल्यांकन करते समय स्वयं उनकी योजना बनाने और उन्हें लागू करने तथा प्रगति दर्ज करने में बच्चों को शामिल अवश्य करना चाहिए। वाई यानी यू, आप अर्थात शिक्षक। अपनी कक्षा में आप प्रभावी शिक्षण की कुंजी हैं। आप ही सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आधार हैं, क्योंकि आप ही बच्चों को सीधे जुड़े हुए हैं और उनकी प्रत्येक गतिविधि का अवलोकन, आकलन व मूल्यांकन करते हैं। आपकी क्रियाशीलता और चिंतन से प्रभावी शिक्षण संभव है। शिक्षक क्या करें, सभी बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए सक्रिय बनाएं। बच्चों को भी अपनी शिक्षण योजना का हिस्सा बनाएं। कक्षा में सभी बच्चों के लिए एक सहयोग की भूमिका में अपने कार्यों का क्रियान्वयन कीजिए। बच्चों में सृजनात्मकता के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां एवं नवाचार माध्यमों का उपयोग कीजिए। बच्चों को हमेशा बातचीत करने, प्रश्न पूछने, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने, स्व अधिगम एवं स्व मूल्यांकन का अवसर देना चाहिए। आखिरी पॉइंट है जील, जोश एवं उमंग। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा कक्षा में सभी क्रियाकलापों को जोश एवं उमंग के साथ निरंतर करते रहना चाहिए। जोशीले शिक्षक को अपनी कक्षा में एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने की अपनी योग्यता पर विश्वास होना चाहिए कि वे अपने प्रभावी शिक्षण द्वारा सभी बच्चों को विषयवार लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करा लें। शिक्षक क्या करें, शिक्षण के समय सदैव तैयार रहिए। कभी भी कक्षा में हिचकिचाहट के साथ प्रवेश मत कीजिए। किसी भी व्यक्तिगत समस्या, बहस का बोझ कभी भी अपनी कक्षा पे मत ले डालें। कक्षा में सदैव मुस्कुराते हुए प्रवेश कीजिए। हमेशा बच्चों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता का भाव और सफलता के आशीर्वाद के साथ कक्षा में प्रवेश कीजिए। सीखने के प्रति सभी बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए तथा बच्चों की सफलता और उपलब्धि पर उनको बधाई दीजिए और उनकी प्रशंसा कीजिए। कौशाम्बी से आए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। से शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका से प्रश्न पूछे गए हैं, दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से। यहाँ पे ये देखिए सभी के लिए है, सहायक अध्यापक से लेकर अनुदेशक तक। उसके बाद सारे ब्लॉक दे रखे हैं, जिस ब्लॉक का अपना देखिए। और विषय, हाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे विषय जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी तो एक ही विषय दिख रहा है, यानी कि जितने मॉड्यूल आए हैं इस पे सब पे आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे आपके विषय आगे भी आपको इस तरह के प्रश्न मिलते रहेंगे। शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? किस स्थिति में शिक्षक का शैक्षिक वातावरण बेहतर होगा? जब आप शिक्षण योजना के साथ सीखने का कार्य करेंगे। शिक्षक डायरी का संबंध है, शिक्षण योजना का आधार है,
प्रार्थना सभा की सुविचार योजना हो सकती है। संध्याकालीन सभा में होना चाहिए। जीवन कौशल का विकास बच्चों में कैसे होगा? बाल संसद का संबंध है। बच्चों को किन पक्षों का आकलन किया जाना चाहिए? शैक्षिक नेतृत्व का गुण है। शैक्षिक नेतृत्व कैसे होना चाहिए? विद्यालय विकास योजना में सम्मिलित होना चाहिए। और शिक्षण योजना में प्रमुख बिंदु हैं। सीखने सिखाने की गतिविधियाँ प्रक्रियाओं के उपबिंदु हैं। शैक्षिक गतिविधियाँ हो सकती हैं। गतिविधियाँ उपयोगी होती हैं क्योंकि विशेषकर भाषा में पाठ में दिए गए चित्र पर बातचीत होना चाहिए, क्योंकि इसमें माचिस की तीलियों से आसानी से सीखा जाता है। 20 प्रमुख जयंती और उत्सव विद्यालय में मनाए जाते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, देख लीजिए। और इनके उत्तर आपको इस मॉड्यूल का विश्लेषण जब होगा तो उसमें आपको जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा मिलते जाएंगे। मैं डायरेक्ट किसी भी प्रश्न के उत्तर यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा विभाग चाहता है आप ये पूरा मॉड्यूल अच्छे से पढ़ें। तो हम विभाग के अनुसार ही आपको पूरे मॉड्यूल का निष्कर्ष यहाँ पे देंगे, विश्लेषण करेंगे। किसी भी प्रश्न के उत्तर मैं इस तरीके से यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। तो आप पूरे मॉड्यूल को देखें और इसको अच्छे से समझें। यहाँ पे शिक्षक और बच्चों की कुछ क्रियाएं दी हुई हैं। शिक्षक को पता है उसे क्या करना है, बच्चों को जानकारी दी गई है उन्हें क्या आज सीखना है। शिक्षण सामग्री के साथ कक्षा में जाना चाहिए। बच्चे जिज्ञासापूर्वक खोजबीन कर रहे हैं। योजना अनुसार सीखना सिखाना हो रहा है। तो इस तरीके से पूरी गतिविधियाँ आपकी पहले से डिसाइड होनी चाहिए। बेहतर शिक्षण योजना के लिए जो बिंदु है मुख्य वो देखिए, चयनित लर्निंग आउटकम। आपको पहले ही चयन कर लेना चाहिए जो भी लर्निंग आउटकम आप देने जा रहे हैं। लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त शिक्षण गतिविधि और सामग्री का चयन कर लेना चाहिए। जो भी आपने लर्निंग आउटकम लिया है उसी से संबंधित आपको टीचिंग आपको करना है और उससे संबंधित ही TLM आपके पास होना चाहिए। शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों एवं उन पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण। सभी गतिविधियों पे जो भी आप समय बच्चों और अपने या प्रश्नों के लिए निर्धारित करते हैं वो सब आपको पहले ही सुव्यवस्थित कर लेने चाहिए। शिक्षण योजना में सभी स्तर के बच्चों को सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए। ये नहीं कमज़ोर बच्चा है तो उसको छोड़ दें, आप उसको भी लीजिए, उसके हिसाब से उससे प्रश्न करिए और उसको काम दीजिए। बच्चों की प्रगति का सतत आकलन एवं आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना बनाना और परिवर्तन करना। जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं उसका नियमित टेस्ट लेते रहिए, आपको पता चलता जाएगा कि बच्चे का कितना प्रगति हो रही है। तो इससे आपको एक आकलन मिल जाएगा और आप उस अनुसार अपने शिक्षण योजना में परिवर्तन कर सकते हैं। शिक्षण की रोचकता, तो अपने शिक्षण में रोचकता लाएँ और गतिविधियों के स्तर और रुचि के अनुसार आनंददायी हो। और शिक्षण में रोचकता है तो बच्चे स्वतः इस प्रक्रिया में रुचि लेने लगते हैं। क्या आप उपरोक्त बिंदु से सहमत हैं? अच्छे शिक्षक की पहचान करें, योजना का निर्माण। तो आप अपने जो भी पढ़ाएं उसकी कार्य योजना पहले ही बना लें। अगला जो पॉइंट है बहुत ज़रूरी है, शिक्षक डायरी। तो एक शिक्षक जो अपने जितने भी कार्य करता है स्कूल में उसकी सारी गतिविधियां वो एक रूपरेखा के दौरान अपने एक रजिस्टर में या एक डायरी में नोट करता है, जिसको हम लोग शिक्षक डायरी कहते हैं। शिक्षक डायरी सभी लोग भरते होंगे, सभी लोग इससे परिचित हैं। हाँ, इस मॉड्यूल में जो शिक्षक डायरी दी है उसके मुख्यतः 5 भाग हैं। ये आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि शिक्षक डायरी में कितने भाग हैं, अभी प्रश्न आया था उसमें। तो इसमें 5 भाग हैं। कौन कौन से? मुख्य पृष्ठ होगा जिसका संबंधित शिक्षक की सामान्य जानकारी होगी। विस्तृत विवरण होगा जिसमें शिक्षक योजना का प्रारूप होगा। तीसरा है शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप जिसमें शिक्षक अपनी योजना बनाएगा। चौथा, शिक्षक द्वारा दिए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त परिचय होगा। और 5वां होगा 10 रिक्त पन्ने जिसमें शिक्षक आवश्यकता अनुसार विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का अंकित करेगा। तो इस तरीके से आपके शिक्षक डायरी में इसमें प्रारूप में 5 भाग हैं। ये यहाँ पे शिक्षक डायरी का एक प्रारूप दिया है। ऊपर देखिए शिक्षक शिक्षिका का विवरण है। दूसरे नंबर पर शिक्षक के योजना का विस्तृत प्रारूप है। तीसरे नंबर पर चयनित लर्निंग आउटकम है। फिर चौथे नंबर पर प्रकरण है, पाठ इकाई का नाम जो भी है, और उसके बाद आवश्यकता, उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। तो इस तरीके से ये पूरा आपका शिक्षक डायरी का प्रारूप होगा और ये प्रारूप ही अब आपको ये सब जगह एक साथ
लागू किया जाएगा। शिक्षण के जो चरण हैं उसमें आपका समय निर्धारित है। शिक्षण के प्रारंभ में आपको 5 मिनट देना चाहिए, जिसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित बातचीत करना चाहिए, प्रश्न उत्तर करना चाहिए और विगत कार्य दिवस के कार्यों को रीमैप प्रत्यास्मरण कराना चाहिए। शिक्षण के दौरान करीब 20 से 25 मिनट देना चाहिए, जिसमें बच्चों को अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर, गतिविधियाँ और बच्चों की कापियाँ देखना चाहिए। शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन में 5 मिनट, बच्चों द्वारा पाठ का शाश्वत वाचन 5 मिनट, शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या 15 मिनट, शिक्षण की समाप्ति पर 10 मिनट, इसमें प्रश्न उत्तर होना चाहिए और शिक्षण कार्य को समावेशित करने में 3 मिनट। और सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों ने चयनित लर्निंग आउटकम को कितना प्राप्त कर लिया है, आकलन कर लिया है, इसके लिए 4 मिनट देना चाहिए और इसके उपरांत बच्चों के फीडबैक पुनर्बलन के लिए लगभग 3 मिनट देना चाहिए। का एक रिक्त प्रारूप दिया हुआ है, जिसमें शिक्षण के प्रारंभ में 5 मिनट, शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट का समय दिया है और शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समाकलन हेतु 10 मिनट का समय दिया गया। उसके बाद प्रदत्त गृह कार्य, शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। यहाँ पे ये शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्यों का विवरण है। ये एक तरह की शिक्षक डायरी रहेगी, जिसमें आपको पूरे हफ्ते का कार्यक्रम इसमें आपको नोट करना है कि किस दिन आपने किस किस पीरियड में क्या क्या किया। जो भी आप पढ़ाते हैं उसको आपको नोट करना पड़ेगा और अपने साइन करके आप अपने प्रधानाचार्य से भी साइन करवाएंगे और मुहर करवाएंगे, जो आपको ये सुनिश्चित करेंगे कि आपने ये कार्य किया है। अधिगम परिणाम तालिका। तो कक्षा के सभी विषयों के शिक्षक अधिगम संबंधी परिणामों लर्निंग आउटकम की तालिकाएं अवश्य प्रदर्शित करें और उन्हें ही लक्ष्य मानकर दैनिक कक्षा शिक्षण करें। यानी कि जो भी जिस विषय का, जिस क्लास का लर्निंग आउटकम आपको लाना है, उसकी एक रूपरेखा और तालिका आपको पहले से रखनी होगी अपने पास। यहाँ पे एक लर्निंग आउटकम की तालिका दी गई है, जिसमें हिंदी और गणित विषय के कुछ लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं। तो जो बच्चा जिस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेता है उसके आगे टिक लगा देंगे, जो नहीं प्राप्त कर पाता है वहाँ पे अभी वेट करेंगे। तो ये आपको पूरे जितने दिन का भी प्रोग्राम रहेगा उसके बीच में वो लर्निंग आउटकम आपको प्राप्त कराने हैं। अब देखिए, जो भी आप विषयवार इस प्रकार की तालिका प्रत्येक कक्षा कक्ष में पोस्टर के रूप में प्रदर्शित करी जाएंगी, जिससे संबंधित विषय के अध्यापक नियमित रूप से अद्यतन करेंगे। प्रधानाध्यापक हर सप्ताह 10 बच्चों की प्रगति की जांच करके यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त तालिका में बच्चों की प्रगति सही रूप से दर्ज की गई है। यहाँ पे एक ये प्रारूप दिया हुआ है विषय लर्निंग आउटकम, और यहाँ पे बच्चे और उसके बाद उनका महीनेवार पूरा विवरण दिया है इसमें। और यहाँ पे ये गणित विषय का दिया हुआ है लर्निंग आउटकम, और इसको पूरा भर के आपको अपने हस्ताक्षर करा के डेट डाल के अपने प्रधानाचार्य से भी हस्ताक्षर और मुहर करानी पड़ेगी, जिसको आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। कोई अधिकारी आता है तो उसे प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पे अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ अधिगम संबंधी परिणाम दिए हैं, उसके आगे उनका दिया है पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से या नगण्य, जो जैसी स्थिति में होगा उसको नोट कर लेंगे। इस तरीके से गणित विषय में दिया है, पूरा बच्चे की डिटेल भर के हर बच्चे का ये इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। 1 से 9 तक की 99 तक की संख्या को पहचानते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं। पूर्ण रूप से कर लेते हैं, आंशिक रूप से या नगण्य, या बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद अंग्रेजी में दिया है इसी तरीके से, चिल्ड्रेन आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से या नगण्य। जैसी स्थिति है उसको आप उसी तरीके से आकलित कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1 में मौखिक कार्य 100% होना चाहिए, लिखित कार्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2 में 70%, लिखित कार्य 30%। 3 में 50%, 50%। 4 में 30%, 17% लिखित कार्य। 5 में 30%, 17%। और 6, 7, 8 में 100% लिखित कार्य होना चाहिए। तो इसी को यहाँ पे दिखाया गया है, दक्षता है बोलना, पढ़ना और लिखना। पूरा 1 से 8 तक की कक्षा 1 में बालक 2 घंटे बोलेगा, 2 घंटे पढ़ेगा और 1 घंटा लिखेगा। 2 में इस तरीके से 8 से 1 घंटा, 1 घंटा और 3 घंटा, यानी बोलना 1 घंटा, पढ़ना 1 घंटा और लिखना 3 घंटा। 7 से 1 बजे में 6 घंटा ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा
और 9 से 3 बजे यानी 6 घंटा शीतकालीन में रहेगा। 30 मिनट का मध्यावकाश, 30 मिनट का प्रार्थनावकाश, 20 मिनट का संध्याकालीन अवकाश। इस तरीके से 4 घंटा 40 मिनट बनते हैं, 280 मिनट, जिसमें आपके 35 गुणे 8 यानी कि आपके 8 पीरियड 35-35 मिनट के बन जाएंगे। ये आपका पीरियड वाइज दिया हुआ है। 1-2 में बोलना 15 मिनट, पढ़ना 15 मिनट, लिखना 5 मिनट। और कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा कार्य के क्रम में, अभ्यास कार्य के दौरान, पुनरावृत्ति कार्य के दौरान। इसी तरह से 7-8 में 7 मिनट 8 मिनट पढ़ना और 20 मिनट लिखना। तो ये बोलना पढ़ना लिखने का रेशियो भी आपसे पूछा जा सकता है कि कक्षा 1 और 2 में कितने मिनट लिखना है, कितने मिनट पढ़ना है, कितने मिनट बोलना है। तो यहाँ पे करीब 9-10 प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा किस कक्षा में कितना लिखना पढ़ने का समय निर्धारित किया गया है। विद्यालय में आईसीटी उपयोग के क्षेत्र: कक्षा शिक्षण, व्यवहार परिवर्तन, कौशल विकास, विद्यालय प्रबंध, सूचना प्रबंधन, व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करना, शिक्षण प्रशिक्षण, लर्निंग असेसमेंट गतिविधियों के आकलन में। विद्यालय में प्रयुक्त होने वाले आईसीटी संसाधन ये आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, रेडियो, प्रोजेक्टर, टीवी, स्मार्ट बोर्ड। तो अभी पूछा भी गया है एक जगह कि आईसीटी के उपयोग संबंधित है। अगला है विद्यालय भवन सीखने में सहायक है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, जिसको बाला बोलते हैं। तो याद रखिएगा। यहाँ पे पुस्तकालय के बारे में दिया हुआ है। तो पुस्तकालय के किताबें खरीदने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पुस्तकों के चयन में किसी समुदाय, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिंग के प्रति लगाव का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पुस्तकें विद्यार्थियों की वास्तविकता और अन्वेषण के प्रति शोध विकसित करने वाली होना चाहिए। पुस्तकें कक्षा के अनुरूप उपयोगी होना चाहिए। आरंभिक कक्षा की पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों में चित्रों के साथ साथ बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए। तो इनके उपयोग भी दिए हैं। पुस्तकालय के प्रभावी उपयोग हेतु एक शिक्षक को पुस्तकालय का प्रभारी बनाया जाए और छात्रों के इसी तरीके से यहाँ प्रयोगशाला के भी पूरा दिया हुआ विस्तार से, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला विकसित किए हुए कुछ प्रयोगों के लिए निर्देश दिए हुए हैं। नोडल संस्थान, विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियाँ, प्रयोग के दौरान बच्चों की उपस्थिति, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेना चाहिए। इसके बाद आती है बैठक व्यवस्था। तो बैठक व्यवस्था आपको बहुत इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक तरह से बैठ के बोर हो जाते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, बैठक व्यवस्था में अर्धचंद्राकार या गोलाकार बैठा सकते हैं, छोटे समूह में बैठा सकते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि बैठक व्यवस्था ऐसी हो जिससे किसी भी प्रकार का भेदभाव प्रदर्शित ना हो। समूह बनाते समय ध्यान रखें कि सभी समूह में कम अधिगम स्तर वाले बच्चे भी हों। मिश्रित समूह बनाकर बैठाएं। सामुदायिक सहभागिता से विद्यालय विकास: प्रदेश के अनेक विद्यालयों में जन सेवा से विद्यालय विकास हेतु पर्याप्त धनराशि एकत्रित कर पूर्ण पारदर्शिता के साथ आईसीटी संसाधन, साज सज्जा, भौतिक सुविधाएं, भवनों की साज सज्जा, फर्नीचर जैसे कार्यों में खर्च किया जाता है। व्यक्तिगत विकास हेतु नवाचार प्रार्थना पत्र द्वारा कुछ विद्यालयों में प्रतिदिन 30 से 35 मिनट प्रार्थना पत्र में सप्ताह से 6 अलग अलग दिवसों पर अलग अलग प्रार्थनाएं, समूह ज्ञान, अध्यापक गतिविधियां, छात्र छात्राओं की गतिविधियां, सामान्य ज्ञान, पीटी, योगासन, प्रश्नोत्तरी, विलोम, पर्यायवाची शब्दों की जानकारी, महापुरुषों के महत्वपूर्ण समाचारों का वाचन और बच्चों को प्रेरक प्रसंगों, स्वच्छता और उनसे संबंधित आदतों का विकास किया जाता है। उपस्थित बोर्ड और गतिविधि बोर्ड का प्रकाशन: तो कतिपय विद्यालयों में एक विशेष गतिविधि बोर्ड का निर्माण कराया जाता है, जिसमें शिक्षकों एवं कक्षावार छात्रों के कुल नामांकन उपस्थिति की सूचना दर्ज की जाती है। इससे दूसरे भाग पर प्रतिदिन एक प्रेरणात्मक सद्विचार तिथि विशेष के दिवस की जानकारी दी जाती है। समाचार बोर्ड का प्रकाशन: अधिकांश विद्यालयों में एक समाचार बोर्ड का निर्माण किया जाता है, जिस पर समाचार प्रपत्रों में प्रतिदिन प्रकाशित राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय व स्थानीय महत्वपूर्ण समाचारों को प्रदर्शित किया जाता है। छात्र छात्राओं में स्टार ऑफ द मंथ, ईयर ऑफ द मंथ। छात्र छात्राओं में अच्छा कार्य करने की प्रतिस्पर्धा जागृत करने है तो स्वच्छता, नियमित उपस्थिति, सर्वाधिक मेधावी और सर्वाधिक अनुशासित बच्चों को स्टार ऑफ द ईयर, स्टार ऑफ द मंथ के रूप में सम्मानित करते हैं। स्टार ऑफ द ईयर शिक्षक का सम्मान: विद्यालय में प्रतिवर्ष बच्चों से मिले फीडबैक के आधार पर
सर्वोच्च शिक्षक अपने शिक्षकों को स्टार ऑफ द ईयर के रूप में वार्षिक उत्सव के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित कराता है। तो ये लगभग सारे काम मेरे ब्लॉग में होते हैं हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री मनोज कुमार बोस के नेतृत्व में। अखबार का प्रकाशन, कतिपय विद्यालयों में बाल अखबार का प्रकाशन मासिक रूप से किया जाता है, जिसमें बच्चों द्वारा कहानी, कविता, विद्यालय में समय समय पर आयोजित कार्यक्रम, समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड, जिसको स्कूल एट अ ग्लांस भी कहते हैं, जिसमें विद्यालय में एक बोर्ड का निर्माण किया जाता है। विद्यालय में नामांकन, शिक्षक विवरण, विद्यालय में उपस्थित सुविधाएं और जन सहयोग से दी गई सुविधाएं और पाठ्य सामग्री, क्रियाकलाप और नवाचारों का विवरण दर्ज रहता है। महत्वपूर्ण दिवसों, राष्ट्रीय कार्यक्रम, महापुरुषों की जीवनी आदि का जीवंत प्रसारण। महत्वपूर्ण दिवसों, राष्ट्रीय कार्यक्रम, महापुरुषों की जयंती का जीवंत प्रसारण पिक्चरों के माध्यम से करना चाहिए और उनसे संबंधित जानकारी देना चाहिए, जिससे बच्चे उन्हें आसानी से समझ सकें। अनुपस्थित बच्चों की बुलावा हेतु बुलावा टोली, जिसको बोलते हैं अटेंडेंस स्क्वाड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अनुपस्थित रहते हैं उनको प्रार्थना सभा के बाद कुछ बच्चे गाँव जाके बुला के लाते हैं, जिसको हम लोग अटेंडेंस स्क्वाड के नाम से जानते हैं। शिक्षक बुलावा दल, जिसको टीचर्स स्क्वाड कहते हैं, बच्चों के साथ साथ कभी कभी टीचर्स भी बच्चों को बुलाने के लिए गार्जियन अभिभावक संपर्क करते हैं और वो फ़ोन के माध्यम से भी अभिभावकों से संपर्क करके बच्चों की अनुपस्थिति के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा है टास्क आधारित शिक्षक इंचार्ज व्यवस्था। तो इसके अंदर बहुत सारे इंचार्ज व्यवस्था में आते हैं, जैसे एकेडमिक इंचार्ज होते हैं, अटेंडेंस इंचार्ज होते हैं, MDM इंचार्ज होते हैं, स्वच्छता इंचार्ज होते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट इसमें आते हैं, जिनके तहत विभिन्न तरीके के कार्यों का इंचार्ज के रूप में दिया जाता है। परमिशन कार्ड या कक्षा पत्र की व्यवस्था, इसमें अक्सर व कक्ष में एक साथ कई बच्चे पानी पीने या शौचालय के बहाने एक साथ बाहर निकल जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में परमिशन कार्ड या आज्ञा पत्र की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक कक्षा में 2 आज्ञा पत्र कक्षा मॉनिटर के पास होते हैं, जो एक समय में एक ही बच्चे को उस कार्ड को देकर बाहर जाने की अनुमति दी जाती है। बोलती दीवारें थीम पर अपने स्कूल की बाहरी दीवारों से लेकर कक्ष की दीवारों को उनकी कक्षा अनुरूप पाठ्य सामग्री से पेंटिंग व लेखन कार्य कराया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक कक्ष प्रिंटिंग मटेरियल से परिपूर्ण होता है। बोलती दीवारें बच्चों को सदैव अनायास ही कुछ सीखने में मदद करती हैं। शिक्षक जन्म दिवस के रूप में बच्चों के साथ शिक्षक अपना जन्मदिन उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसमें बच्चों को कुछ टॉफ़ी या बिस्किट या कुछ मिठाई बांट के धूमधाम से अपने जन्मदिन को बच्चों के साथ मनाते हैं। संगीतमय असेंबली, कुछ सुविधा संपन्न विद्यालयों में प्रतिदिन आयोजित प्रार्थना सभा में संगीतमय असेंबली का आयोजन किया जाता है। अभियान गीत, राष्ट्रीय गान संगीतमय धुनों पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बच्चे संगीत के प्रति रुचि बढ़ने के साथ साथ उसमें पारंगत होते हैं और आसपास के समुदाय में विद्यालय की अच्छी छवि बनती है। माई सेल्फ प्रस्तुतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन असेंबली में माइक पर 5 बच्चे, तो आपसे पूछा जाएगा माई सेल्फ में कितने बच्चे आते हैं? 5 बच्चे आते हैं। किस किस विषय में? हिंदी और अंग्रेजी में अपना पिता का नाम, गांव का नाम, स्कूल, कक्षा आदि का नाम बोलकर सुनाते हैं। मातृ सम्मान कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत अंतर्गत वर्ष भर 5 सर्वाधिक उपस्थिति वाले बच्चों की माताओं का सम्मान उन्हें कोई उपहार देकर किया जाता है। ज्ञानदानी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया इस पर भी। इस कार्यक्रम के तहत वॉलंटियर के रूप में विद्यालय में अपनी रुचियों योग्यता के अनुरूप कुछ नया सिखाने वाले समाज के सेवानिवृत्त व्यक्तियों, विद्यालय के प्रति लगाव रखने वाले लोग जैसे कुम्हार, बढ़ई, कारीगरों द्वारा बच्चों को सिखाने का अवसर दिए जाते हैं। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है आओ खुशियाँ बांटे। इस नवाचार के अंतर्गत यदि समाज का संभ्रांत व्यक्ति अपने प्रियजन की खुशी के अवसर पर विद्यालय अथवा विद्यालय के बच्चों से कोई दान देना चाहता है या बच्चों के साथ मिलकर खुशियाँ बांटना चाहता है तो उसे अवसर दिया जाता है। समेकित शिक्षक डायरी, कुछ विद्यालयों में सभी शिक्षकों के द्वारा किए जा रहे कार्यों का फॉलोअप तथा समीक्षा करने की जो समेकित शिक्षक डायरी का निर्माण किया गया है, उनमें प्रतिदिन प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पाठों के नाम, पाठ्य योजना के अनुसार पढ़ाए गए प्रकरण का उल्लेख उसके अपने हस्ताक्षर करता है। प्रत्येक सप्ताह उक्त कार्यों की समीक्षा कर उसकी क्रॉस चेकिंग भी होती है। इस प्रयोग
और शिक्षकों को उनके कार्यों के प्रति ज़्यादा सजग बनाने के साथ साथ कक्षा में गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा देता है। साप्ताहिक शिक्षण कार्य आवंटन बैठक पंजिका। कुछ विद्यालयों में शिक्षकों के साप्ताहिक कार्य आवंटन है उनकी समीक्षा है। साप्ताहिक शिक्षण कार्य आवंटन या बैठक पंजिका का निर्माण किया जाता है। इस प्रत्येक शनिवार को सभी शिक्षकों की एक बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक में शिक्षक गुणवत्ता उन्नयन पाठ्यक्रम की उपस्थिति, सहगामी क्रियाओं के आयोजन एवं विद्यालय के बेहतर संचालन हेतु कार्य योजनाओं का निर्माण एवं उसे पूरा करने हेतु सबकी सहमति से जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाता है। इस दौरान सारी प्रक्रिया का अभिलेखीकरण भी किया जाता है। अभिमित डायरी, आप लोग इसको जानते होंगे, इसको विजिटर बुक भी बोलते हैं। जब कोई बाहर से आता है कोई चेक करने, गैर सरकारी या सरकारी व्यक्ति, तो उसमें उसका फीडबैक लिया जाता है। और उसके बाद छात्र प्रोफाइल पंजिका, जिसको प्रोफाइल पंजिका का निर्माण किया जाता है सभी बच्चों का, जिसमें संबंधित छात्र के व्यक्तिगत विवरण से लेकर उसकी रुचियाँ, परीक्षा परिणाम का विवरण भरा जाता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा मानचित्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट मैपिंग एक शक्तिशाली मूल्यांकन साधक है जिसमें कोई भी शिक्षक अपने बच्चों की किसी विषय वस्तु में समझ को उजागर कर सकते हैं या जान सकते हैं कि विद्यार्थी इन अवधारणाओं से किस सीमा तक जुड़ा है। इसमें किसी भी विषय के पाठ्यक्रम बिंदुओं, लर्निंग आउटकम को शिक्षक द्वारा बच्चों के समक्ष ग्राफी निरूपण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। विषयों के अधिगम संबंधी परिणामों को संप्राप्ति हेतु कॉन्सेप्ट मैपिंग की जाती है। और इस भाग का आखिरी पॉइंट बचा है परिवेशी संसाधनों का उपयोग। तो हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं उनका उपयोग करना चाहिए, जिसमें क्या है, प्रमुख फसलें हैं उनके नाम, प्रमुख सार्वजनिक स्थानों के नाम, प्रमुख जल स्रोतों के नाम, कामगारों के नाम, अपने घर के पूर्व दिशा में बने 5 घरों की गृह स्वामियों के नाम और उनका काम, विद्यालय के सामने नियमित रूप से गुजरने वाले यातायात साधनों के नाम। अब शुरू होता है भाग 3, व्यक्तिगत विकास की कार्य योजना। इसमें प्रातःकालीन सभा है, संध्याकालीन सभा है, सहगामी क्रिया है, खेल क्रिया है, जीवन कौशल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है इससे प्रश्न, और व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यावसायिक परामर्श। ये बहुत शॉर्ट में इसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। और ये प्रातःकालीन सभा का दैनिक प्रारूप दिया है, इसको आप एक बार देख लीजिए। ये प्रारूप संध्याकालीन यानी जब छुट्टी होती है उसका है, उस समय आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है ये पूरा उसका ब्यौरा इसमें दिया हुआ है। इस सामग्री के आधार पर क्रियाकलाप गतिविधियों का वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक विभाजन होगा। शिक्षक व बच्चों की भूमिका का पोस्टर और आवंटित कार्य का निर्धारण होगा। इस कार्य के आधार पर क्रियान्वयन एवं यथावश्यक संशोधन, परिवर्धन, संग्रह संकलन में मददगार कौन, ऊपर दी गई सामग्री के संकलन और संकलन में मददगार होंगे। परिवेशी संसाधन, पुस्तकालय, आईसीटी सामग्री और विद्यालय के सराहनीय प्रयास, और अंततः हमारी स्वयं की रचनात्मकता। तो आइए अपने विद्यालय में प्रभावी प्रार्थना सत्रों की संचालित करने की शुरुआत करते हैं। सह शैक्षिक गतिविधियों में आप कहानी, निबंध, कविता, वाद विवाद, अंताक्षरी, पोस्टर, रंगोली, खेलकूद, रोल प्ले, लोक कथाएँ, लोकगीत, चित्रकला आदि करवा सकते हैं। खेलों का विवरण एवं संभावित समय सारणी है। विवरण में योग और व्यायाम आपका 10 मिनट का है। कब करें, नियमित प्रार्थना स्थल पर करना है। पीटी आपकी 5 मिनट नियमित प्रार्थना स्थल पर होनी है। एथलीट्स आपकी 40 मिनट की है, नियमित अंतिम वादन में होना है। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों के अंतिम वादन में, शनिवार को छोड़ के। और खेल खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि ये 120 मिनट का है। प्रत्येक शनिवार को लंच के बाद प्रारंभ से 30 मिनट तक बाल सभा की सामग्री। ड्रम, ड्रेस किट 10 बालिकाओं के लिए और 10 बालकों के लिए। नी कैप, एल्बो कैप 20-20। वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन 4 सेट। नेट वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लूडो, चेस, कैरम, गोला, भाला, डिस्क, बैट बॉल, पंप, स्टॉप वॉच और सीटी, इतनी सामग्री आपकी खेल में होनी चाहिए। जीवन कौशल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। जैसे मुर्गा और लोमड़ी आपने पढ़ा है, कक्षा 3 में कहानी है। तो ये गुण जीवन कौशल है जिसमें कारण मुर्गा अपने आप को लोमड़ी का शिकार होने से बचा लेता है, यानी कि जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी कौशल हो उनको बोलते हैं जीवन कौशल। जीवन कौशल यहाँ पे 10 है, जिसमें पहला है क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक सोच, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण।
तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे अभी पूछा गया था कुल कितने जीवन कौशल हैं, तो 10 जीवन कौशल हैं। और आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी कि जो है प्रभावी समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग ये क्या है। ठीक है, तो आप तैयार रहिए इसके लिए। छठा है इंटरसेप्शनल रिलेशनशिप, पारस्परिक अंतर संबंध, सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता, एम्पैथी, संभाव, स्ट्रेस कंट्रोल, कूपिंग विद द स्ट्रेस, तनाव पर नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल, कूपिंग विद द इमोशंस, भावनाओं पर नियंत्रण। तो इस तरीके के ये आपके जीवन कौशल दिए हुए हैं। इनके विकास के कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। शिक्षण के दौरान प्रकरण में समाहित जीवन कौशलों को बच्चों में चर्चा, उदाहरण, प्रसंग आदि के द्वारा प्रमुखता दी जाए। बच्चों को ऐसे प्रसंग सुनाए जाए जो किसी खास जीवन पे कौशल को केंद्रित हो। उसमें उपरांत बातचीत द्वारा उन जीवन कौशलों को उभारा जाए। बच्चों से ऐसे अनुभव सुना उनके द्वारा जीवन कौशलों में किसी का परिचय दिया जाए। बच्चों के पाठ सामग्री देकर उनके जीवन कौशलों को ढूंढवाना, ऑडियो सुनाकर, ऑडियो दिखाकर, उनसे बातचीत कर जीवन कौशल ढूंढवाना, रोल प्ले करके उसमें निहित जीवन कौशलों पर चर्चा करना, दैनिक समाचार पत्र से उन महत्वपूर्ण समाचारों को चुनना जिससे जीवन कौशलों को स्पष्टता रेखांकित किया गया हो। इन खबरों को बच्चों के बीच समूह बनाकर देना। इस तरीके से आप अपने बच्चों के अंदर इन जीवन कौशल का विकास कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, इसके प्रति आपको क्या करना है, बच्चों को भोजन करने से पहले और बाद में, शौचालय जाने के बाद, जानवरों के साथ खेलने, छूने तथा गंदी चीज़ों को हाथ लगाने के बाद अच्छी तरह से साबुन और पानी से हाथ धोना है। बच्चे सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश और नीम की दातुन अवश्य करें। बच्चे प्रतिदिन साबुन के साफ पानी से नहाएं, गंदगी और रूसी से मुक्त रहें। इस तरीके से आप उन्हें जागरूक करें। स्वच्छता वाली चीज़ें हैं, आप सभी बच्चों को बताएं, जैसे नंगे पैर न घूमें, शुद्ध जूते चप्पल पहने, नाखून काटें। ठीक है, नियमित जो है आँख, नाक, कान की सफाई करें, शरीर की सफाई करें, बाल और नाखून समय से काटते रहें, रुमाल अपने पास रखें। ठीक है, छींकते नाक पे रख लें, खांसी आए तब उसको नाक मुंह पे रखें। ठीक है, बच्चे यहाँ वहाँ थूके, मलमूत्र त्यागें और कूड़ा न फेंकें। तो आप उन्हें सफाई के प्रति अच्छे से जागरूक करें। ध्यान देने वाली बात है, कुछ व्यक्तिगत स्वच्छता से सुनिश्चित करने तो विद्यालय में साधन उपलब्ध होने चाहिए, जैसे डिटॉल, हाथ धोने का साबुन समाप्त होने पर तुरंत उपलब्ध कराएं। शौचालय में हार्पिक, फिनाइल, टॉयलेट ब्रश, बाल्टी आदि होना चाहिए। शौचालय पानी की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए और पेयजल व्यवस्था, स्थान भोजन हेतु स्वच्छ स्थान होना चाहिए ताकि सपने सच हों। से पूछे आखिर वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो अक्सर वो जवाब देते हैं टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और। इस बातचीत के दौरान अनुभव किया गया है कि बच्चों में अपने सपनों को लेकर बहुत सीमित होते हैं या बहुत ही उनको कम जानकारी होती है। तो उसमें कैसे मार्गदर्शन करें, बच्चों को सपनों पर बातचीत करना है, उन सपनों को श्रेणीबद्ध कैटेगरी करना है, हर श्रेणी के आधार पर तय करना है कि इन सपनों को हासिल करने के लिए क्या तैयारी करनी होती है। संभावित चुनौतियां, बाधाएं जो इस तैयारी के दौरान आ सकती हैं उन्हें उनको परिचित करवाना चाहिए। इन चुनौती बाधाओं को समुचित समाधान सपनों को हासिल करने में मददगार स्रोत का संसाधन है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपकी कक्षा से बहुत सी का या भी। यहाँ पे एक शिक्षिका का एक बच्ची के प्रति उदाहरण दिया है जिसमें उन्होंने मेरा सपना, क्या सपने की तैयारी, क्या चुनौतियाँ आएंगी, चुनौतियों पर सामना कैसे करना है, योजना क्या होगी। बच्चियाँ सपने को पूरा करने की कार्य योजना तैयार करती हैं जिसमें दैनिक, मासिक व वार्षिक आधार पर अपने लिए गोल सेट करती हैं और उन्हें हासिल करने के तरीके निर्धारित करती हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने स्कूल में बच्चों को गोल निर्धारित करा के उनको किस तरीके से पूरा करना है ये बता सकते हैं। इसके बाद आता है व्यावसायिक परामर्श की आवश्यकता। किसी व्यवसाय में विशिष्ट कार्य के संचालन में विशेष दक्षता और योग्यताओं वाले व्यक्तियों के लगने से कार्य की गुणवत्ता और कर्मचारियों को संतुष्टि प्राप्त होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे में निहित योग्यताएं, क्षमताएं, रुचि, अभिरुचि आदि भिन्न होती हैं। परामर्श के द्वारा इन संदर्भ में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना एकत्र की जा सकती हैं। व्यावसायिक परामर्श द्वारा बच्चों को उनकी रुचि, कौशल, योग्यता, अभिरुचियों आदि से
के संबंध में जानकारी प्रदान की जा सकती है। इस जानकारी के आधार पर वे प्रगति की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। किसी व्यवसाय में प्रविष्टि की दृष्टि से नहीं, व्यवसाय में निरंतर प्रगति करने की दृष्टि से भी व्यावसायिक परामर्श उपयोगी होता है। व्यक्ति के व्यवसाय चयन के पश्चात उसकी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता, छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से अवगत कराना, गरीब विद्यार्थियों को अर्थ के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना, उनकी व्यवसाय से संबंधित योजना को सफल बनाना, छात्रों को भिन्न भिन्न व्यवसायों का निरीक्षण करने हो तो सुविधाओं को उपलब्ध कराना, किसी व्यवसाय से कौन कौन से गुण, योग्यताओं, कुशलता अपेक्षित है उसकी जानकारी प्रदान करना, छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के माध्यम से ऐसी सूचनाओं को एकत्र करने में सहायता करना जिनका वह चयन कर सके, छात्रों को विभिन्न व्यवसायों से अवगत कराना, उन व्यवसायों के सामाजिक और व्यक्तिगत महत्व के संबंध में जानकारी देना, छात्रों में कार्य के प्रति एक आदर्श भावना का विकास करना। छात्रों के कार्य के प्रति एक आदर्श भावना का विकास करना, कार्य की परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं तो विद्यार्थियों के अंदर और बाहर अवसरों को सृजन करना, विद्यार्थियों की रुचियों को व्यापक बनाते हैं तो उन्हें विभिन्न अवसर प्रदान करना। अध्यापक छात्रों को निम्नलिखित रूप से व्यावसायिक परामर्श दे सकता है, जिससे सफल कहानियों को बच्चों के समझ को उनकी क्षमताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं का आभास कराते हुए व्यावसायिक परामर्श देना, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने के लिए प्रोत्साहित करना, रुचि के अनुसार चुने गए व्यवसाय के बारे में उचित जानकारी देकर उन्हें। इसके बाद यहाँ पे बाल सभा भी दिया है। क्या है? बालक बालिकाओं का एक मंच होता है, समूह होता है। उद्देश्य जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तिगत विकास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। और यहाँ पे शिक्षक की भूमिका बाल संसद के संयोजक के रूप में होती है। उनका एक मंत्रिमंडल होता है जिसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कई मंत्रालय होते हैं। इसके साथ साथ समितियाँ होती हैं इनकी, जैसे मंत्रिमंडल होता है और उनके कार्य होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के विशेष अवसरों पर विद्यालय में समारोह आयोजित कराना, शिक्षा मंत्री सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना। इस तरीके से सारे इनके मंत्रिमंडल के कार्य। मॉड्यूल का प्रसार एवं अध्ययन। विकासखंड कचौना, जनपद हरदोई के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों द्वारा 13/5/2020 की शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। ये तो इसमें देखिए जो प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पे पहले विकासखंड का नाम, न्याय पंचायत का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय स्तर, प्राथमिक उच्च प्राथमिक सम्मिलित अध्यापक का नाम, प्रधानाध्यापक का नाम, अध्यापक का विभाग में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ से आपके प्रश्न शुरू हो रहे थे, तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और इनके उत्तर आप ढूंढिएगा। इसमें पहला था, क्या आपने आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी PDF फाइल प्राप्त हो गई है? यस नो में देके आप इसको आगे बढ़िए। यदि नहीं तो अधिकतम 10 शब्दों के कारण लिखें और यदि हाँ तो उनका अध्ययन किया। आधारशिला मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? तो अभी जब हम लोग आधारशिला को डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा आधारशिला में कितने भाग हैं। आधारशिला मॉड्यूल किस विषय पर आधारित है? ध्यानाकर्षण शिविर की व्यवस्था किस प्रकार के बच्चों के लिए होती है? तो ध्यानाकर्षण में मैंने सबसे पहले ही बताया था कि ये किस बच्चों के लिए है, क्योंकि इसका नाम ही है, क्या नाम है इसका? इसको बोलते हैं रिमीडियल टीचिंग। तो रिमीडियल का मतलब ही होता है ऐसे बच्चे जो हमारे कक्षा के अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कक्षा शिक्षण प्रभावी बनाने की कुल कितनी तकनीकी दी गई हैं? तो ये प्रश्न भी आपका कवर हो चुका है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? इस संग्रह मॉड्यूल को जब मैं पढ़ाऊँगा, जब कवर करूँगा तो उसमें इसका प्रश्न का उत्तर दूंगा। सांप सीढ़ी के माध्यम से अंकों के बढ़ते और घटते क्रम को किस मॉड्यूल में बताया गया है? तो जब तक आप पूरे मॉड्यूल को एक सरसरी नज़र में एक बार देख नहीं लेंगे तब तक इनके उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस बीच बीच से कोई चित्र देख के जो चीज़ आई है उनसे प्रश्न पूछ दिए गए हैं। आगे देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को प्रेरणा मिशन के किस मॉड्यूल में डाला गया है? और बच्चों में लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति के लिए किस मॉड्यूल का विकास किया गया है? तो ये 18 प्रश्न इसमें हमारे ब्लॉक से पूछे गए थे।